नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने औद्योगिक दुनिया को काफी हद तक बदल दिया। वैज्ञानिक प्रबंधन, या जिसे टेलरवाद भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब लोक प्रशासन से कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। तो आज हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या थे, इनका असर क्या हुआ और आज के जमाने में ये कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत हुई 20वीं सदी में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर से। F.W. टेलर, उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी कहते हैं, है ना? हाँ, कहा जाता है। उनका मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो अंदाजे या पुरानी लीक पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक सच्चे विज्ञान की तरह होना चाहिए। सही, एक प्रॉपर साइंस। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो F.W. टेलर इसके केंद्र में थे, पर क्या ये सारे विचार सिर्फ उन्हीं के थे या पहले से भी कुछ चल रहा था इस दिशा में? नहीं, देखिए, वो अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी चार्ल्स बैबेज जैसे लोग, हेनरी टाउन्स, ये लोग काम को और व्यवस्थित और एफिशिएंट बनाने के तरीकों पर सोच रहे थे। अच्छा। लेकिन हाँ, टेलर का जो मुख्य योगदान था वो था इन बिखरे हुए आइडियाज को, इन साइंटिफिक तरीकों को एक पूरा सिस्टम देना, एक व्यवस्थित व्याख्या आप कह सकती हैं। उनका लक्ष्य साफ था, संगठनों में, ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा बचत लाना। इसीलिए उनको जनक या फादर कहा जाता है। ओके। और एक मजेदार बात यह भी है कि ये जो शब्द है वैज्ञानिक प्रबंधन, ये भी टेलर ने खुद नहीं दिया था। अच्छा। हाँ, ये लुई ब्रांडिस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1910 में पहली बार इस्तेमाल किया था। अरे वाह। और टेलर के बाद भी कई लोग जुड़े ना इससे, जैसे वो गैंट थे, गिलब्रेथ दंपति। हाँ, बिल्कुल। H.L. गैंट, फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ, हैरिंगटन एमरसन, कई लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इसका असर, जैसा आपने शुरू में कहा, सिर्फ अमेरिका की फैक्ट्रियों तक ही नहीं रहा। अच्छा। ये सरकारी संगठनों में भी पहुंचा और दूसरे देशों में भी फैला। जैसे पूर्व सोवियत संघ में 1920-40 के दशक में एक मूवमेंट चला था, स्टाखानोवाइट मूवमेंट। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो भी काफी हद तक टेलर के विचारों से प्रभावित था। मतलब मजदूरों से कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। तो इससे पता चलता है कि उस समय ये एफिशिएंसी बढ़ाने वाला आइडिया कितना पावरफुल माना जा रहा था। सही बात है। तो टेलर का मूल विचार क्या था फिर? क्या ये सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए था या कुछ और बड़ा सोच रहे थे वो? नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो एक सच्चा विज्ञान है। हाँ। जिसके अपने स्पष्ट रूप से निर्धारित कानून, नियम और सिद्धांत हैं। और ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? उनका मानना था ये हर जगह लागू होते हैं, हर सामाजिक गतिविधि पर। घर हो, खेत हो, कोई बिजनेस हो, चर्च हो, यूनिवर्सिटी हो, सरकारी दफ्तर हो, सब पर? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा था कि हर काम को आप वैज्ञानिक तरीके से सुधार सकते हो। उनका मुख्य फोकस था संगठन के सबसे निचले लेवल पर, मतलब शॉप फ्लोर पर, जहां असल काम होता है। एग्जैक्टली, जहां असल काम हो रहा है। वो समझना चाहते थे कि काम की फिजिकल प्रकृति क्या है और जो वर्कर हैं उनकी शारीरिक क्षमता क्या है, इन दोनों के बीच का रिश्ता। अच्छा। लक्ष्य वही था, स्पेशलाइजेशन लाओ, काम को प्रेडिक्टेबल बनाओ, टेक्निकल क्षमता बढ़ाओ, सब कुछ तर्कसंगत, रैशनल हो। इसके जरिए एफिशिएंसी बढ़ानी थी। संक्षेप में, काम करने के तरीके को पूरी तरह साइंटिफिक बनाना था। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने सोल्जरिंग नाम की किसी चीज का जिक्र किया था। ये क्या था? हाँ, सोल्जरिंग, ये टेलर के विश्लेषण का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। इसका सीधा सा मतलब है वर्कर्स का जानबूझकर आउटपुट कम रखना। अच्छा, मतलब कम करना जानबूझकर। हाँ, उन्होंने देखा कि मजदूर अक्सर जितना काम कर सकते हैं ना, उससे कम करते हैं। उन्होंने इसके 2 टाइप बताए। ओके। एक था नेचुरल सोल्जरिंग, ये तो बस इंसान की फितरत है, थोड़ा आराम से काम करना, ज्यादा मेहनत से बचना। होता है। दूसरा था सिस्टमैटिक सोल्जरिंग। ये ज्यादा चिंता की बात थी टेलर के लिए। ये होता था संगठनात्मक कारणों से, सामाजिक कारणों से। मतलब मजदूर ग्रुप में मिलकर धीरे काम करते थे। क्यों? ताकि मैनेजमेंट को लगे कि इतना ही काम हो सकता है और वो स्टैंडर्ड नीचे रखें। एक तरह का अनकहा समझौता था वर्कर्स के बीच। अच्छा। और टेलर का मानना था कि अगर इस सोल्जरिंग को, इस धीमे काम करने की आदत को वैज्ञानिक तकनीकों से खत्म कर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। और यही ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने का मूल मंत्र है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क के पीछे उनकी बेसिक मान्यताएं क्या थीं? मतलब वो दुनिया को किस नजर से देख रहे थे? हाँ, उनके सिद्धांत 3 मुख्य अनुमानों पर, कोर अजम्पशंस पे टिके थे।
इससे उनका नजरिया पता चलता है। बताइए। पहला कि संगठन का जो कामकाज है उसे वैज्ञानिक तरीकों से सुधारा जा सकता है। हर प्रॉब्लम का एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक हल है। ठीक है। दूसरा कि एक अच्छा वर्कर वो है जो खुद से ज्यादा दिमाग न लगाए, वो बस मैनेजमेंट के आदेश माने और उनका पालन करे। अच्छा, मतलब सोचना मैनेजमेंट का काम। हाँ, प्लानिंग, सोचना वो मैनेजमेंट का काम, करना वर्कर का। ओके। और तीसरा? और तीसरा जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा वो था कि हर वर्कर एक इकोनॉमिक मैन है, आर्थिक मानव। आर्थिक मानव? इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वो मुख्य रूप से पैसे से प्रेरित होता है, मॉनेटरी फैक्टर से। ज्यादा पैसा दो तो वो ज्यादा काम करेगा, बस। सिर्फ पैसा? हाँ। ये सोच तो आज थोड़ी अजीब लगती है। क्या लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं? बिल्कुल, और यही बाद में उनकी बड़ी आलोचना का कारण भी बना। लेकिन हाँ, टेलर के टाइम में ये एक, कह लीजिए, क्रांतिकारी विचार जैसा था। उनका मानना था कि अगर वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं तो मालिक और मजदूर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों के लिए मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, अधिकतम समृद्धि संभव है। अच्छा, दोनों के लिए? हाँ, अगर हर वर्कर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा तो जाहिर है कंपनी भी ज्यादा कमाएगी और वर्कर को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। विन विन सिचुएशन उनके हिसाब से। और इसी से जुड़ा था उनका वो मानसिक क्रांति वाला आइडिया। सुनने में तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है ये। हाँ, ये उनके सिद्धांत का निचोड़ था, एक कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। और ये सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं थी, तो मैनेजर्स के लिए भी? हाँ, मैनेजर्स के लिए भी। मजदूरों को अपना नजरिया बदलना था, अपने काम के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने मालिकों के प्रति। और मैनेजर्स को भी बदलना था, अपने कर्मचारियों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति। दोनों साइड्स को ये समझना था कि उनके हित, उनके इंटरेस्ट्स आपस में टकराते नहीं हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं। असली समृद्धि लड़ाई से नहीं बल्कि सहयोग से आएगी, कॉपरेशन से। और ये सहयोग विज्ञान पर आधारित होगा? एग्जैक्टली, विज्ञान के आधार पर। टेलर को लगता था कि साइंस जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, मालिक मजदूर के झगड़े को खत्म कर सकता है। वाह, ये तो बहुत ही एम्बिशियस सोच थी। तो इस क्रांति को लाने के लिए इन्होंने कौन से ठोस सिद्धांत दिए, क्या प्रिंसिपल्स थे? हाँ, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 मुख्य सिद्धांत बताए, 4 प्रिंसिपल्स। ये उनके सिस्टम के पिलर्स थे, कह लीजिए। ओके, पहला क्या था? पहला, काम के लिए विज्ञान का विकास करो। मतलब जो पुराने अंदाजे वाले तरीके हैं ना, रूल ऑफ थंब, उनको खत्म करो। हर काम के हर छोटे से छोटे हिस्से का साइंटिफिक एनालिसिस करो और उससे पता लगाओ कि उस काम को करने का एक सर्वोत्तम तरीका, वन बेस्ट वे, क्या है। वन बेस्ट वे? हाँ, और फिर उसी बेस्ट वे के आधार पर तय करो कि एक दिन में कितना काम होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट। अच्छा, यानी हर काम का एक परफेक्ट तरीका ढूंढना साइंस की मदद से? बिल्कुल। फिर दूसरा सिद्धांत था वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण और विकास। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो काम के लिए सबसे फिट बंदे को साइंटिफिक तरीके से चुने, सिलेक्शन साइंटिफिक हो। ठीक है। और फिर सिर्फ चुनना काफी नहीं है, मैनेजमेंट को उसे उस वन बेस्ट वे से काम करने के लिए ट्रेन करना है, सिखाना है, डेवलप करना है। पहले क्या होता था, वर्कर खुद ही सीखता था जैसे तैसे, अब मैनेजमेंट सिखाएगा। ओके। तीसरा सिद्धांत शायद सहयोग पर था, कोऑपरेशन? हाँ, बिल्कुल। तीसरा था प्रबंधन और श्रमिकों के बीच हार्दिक सहयोग, हार्टी कोऑपरेशन। मैनेजमेंट को सिर्फ ऑर्डर नहीं देना है बल्कि वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना है। ये पक्का करना है कि काम उन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो रहा है जो डेवलप किए गए हैं। ये सहयोग जरूरी था ताकि वर्कर नए तरीकों को अपनाएं, रेजिस्ट ना करें। ठीक है। और चौथा सिद्धांत? वो जिम्मेदारी के बंटवारे से जुड़ा था शायद। सही कहा आपने। चौथा था काम और जिम्मेदारी का समान विभाजन, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैसे? टेलर ने कहा कि काम और जिम्मेदारी को मैनेजमेंट और वर्कर के बीच लगभग बराबर बांटना चाहिए। मैनेजमेंट वो काम करे जिसके लिए वो बेहतर है, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, मेथड डिजाइन करना। और वर्कर वो काम करे जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है, यानी एग्जीक्यूशन। पहले अक्सर सारी जिम्मेदारी वर्कर पर ही डाल दी जाती थी। अच्छा, तो अगर समराइज करें तो टेलर के दर्शन का निचोड़ था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और हर व्यक्ति का उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक विकास। सिद्धांत तो ठीक है, पर इन्हें लागू कैसे किया गया? ग्राउंड पर कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हुई?
हाँ, उन्होंने कई बड़ी ठोस टेक्निक्स डेवलप की। एक तो बहुत ही अनोखी तकनीक थी, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, ये क्या है? इसमें स्पेशलाइजेशन पर इतना ज्यादा जोर था कि जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ। यानी एक वर्कर का एक ही बॉस होगा, हाँ। उसको ही खारिज कर दिया गया। टेलर ने कहा हर वर्कर 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट फोरमैन से इंस्ट्रक्शन लेगा और उनकी निगरानी में रहेगा। 8 बॉस, ये सुनने में ही कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या ये वाकई काम करता था? देखिए, ये स्पेशलाइजेशन को बिल्कुल एक्सट्रीम पर ले जाने की कोशिश थी, पर हाँ, प्रैक्टिकली ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता था और इसे लागू करना बहुत मुश्किल था। जो ज्यादा सफल तकनीकें थीं वो थीं मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। गति अध्ययन और समय अध्ययन। अच्छा, ये क्या थी? मोशन स्टडी, जिसे फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ ने और आगे बढ़ाया, उसमें किसी काम को करने में जितनी भी हरकतें होती हैं, मोशंस होते हैं, उनका बारीकी से विश्लेषण किया जाता था। ओके। ताकि जो फालतू की हरकतें हैं, अननेसेसरी मोशंस, उन्हें खत्म किया जा सके और काम करने का सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट तरीका, वही वन बेस्ट वे, तय हो सके। ठीक है। और टाइम स्टडी? फिर उस वन बेस्ट वे से काम पूरा करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, ये स्टॉपवॉच की मदद से तय किया जाता था। यही मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम कहलाता था। और यही स्टैंडर्ड टाइम फिर मजदूरी तय करने का और एक दिन में कितना काम करना है, उसका बेसिस बनता था। और मजदूरी के लिए भी उन्होंने कोई खास प्लान बनाया था? हाँ, बिल्कुल। उसे कहते थे डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, विभेदक टुकड़ा दर योजना। ये क्या थी? ये सीधा सीधा वर्कर को पैसे से मोटिवेट करने का तरीका था, इकोनॉमिक मैन वाली सोच पर आधारित। कैसे काम करती थी ये? अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम करता तो उसे हर पीस के लिए, हर यूनिट के लिए कम मजदूरी मिलती, लो पीस रेट। ओह। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड पर या उससे ज्यादा काम करता तो उसे हर यूनिट के लिए काफी ज्यादा मजदूरी मिलती, हायर पीस रेट या बड़ा बोनस। अच्छा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव था वर्कर्स के लिए कि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करें। मतलब अच्छा काम करो, ज्यादा कमाओ, धीरे काम करो, कम कमाओ, सीधा हिसाब। और एक अपवाद सिद्धांत भी था शायद, एक्सेप्शन प्रिंसिपल। द एक्सेप्शन प्रिंसिपल या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये कहता था कि मैनेजमेंट को अपना कीमती समय उन चीजों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए जो ठीक चल रही हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रही हैं। तो फिर किस पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें सिर्फ एक्सेप्शंस पर, अपवादों पर फोकस करना चाहिए। यानी जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा डेविएट करे, या तो बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, इससे मैनेजमेंट का ध्यान सिर्फ जरूरी इश्यूज पर रहता था। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, इनके अलावा और भी टेक्निक्स थीं, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब औजारों का, काम करने के तरीकों का, रॉ मटेरियल का, सबका एक स्टैंडर्ड तय करना। ओके। और प्लानिंग के काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना, जिसे प्लानिंग सेल कहते थे। ये सब चीजें थी। सबका मकसद एक ही था, प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक और एफिशिएंट बनाना। ठीक है। टेलर के अलावा आपने बताया कि उनके फॉलोअर्स ने भी योगदान दिया, जैसे गैंट और गिलब्रेथ्स ने। हाँ, बिल्कुल। एचएल गैंट ने टेलर की जो मजदूरी योजना थी उसको थोड़ा सुधारा और टास्क और बोनस सिस्टम दिया। लेकिन उनका जो सबसे फेमस योगदान है वो है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट? हाँ, ये तो आज भी यूज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एग्जैक्टली। सोचिए 100 साल से भी ज्यादा हो गए और आज भी प्रोजेक्ट प्लानिंग और ट्रैकिंग के लिए ये एक स्टैंडर्ड टूल है। कितना प्रभावशाली रहा होगा। सही बात है। और गिलब्रेथ्स? फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ पति पत्नी थे। इन्होंने मोशन स्टडी को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने काम की जो बेसिक गतियां होती हैं उन्हें पहचाना और उन्हें एक मजेदार नाम दिया, थर्बलिग्स। थर्बलिग्स, ये कैसा नाम है? ये उनके सरनेम गिलब्रेथ का उल्टा है, स्पेलिंग थोड़ी अलग करके। उन्होंने काम की 18 मौलिक गतियां बताईं और लिलियन गिलब्रेथ ने मानवीय पहलू, साइकोलॉजिकल पहलू पर भी ध्यान दिया, जो टेलर के काम में थोड़ा कम था। वो पहली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट में से एक थीं। अच्छा। और एमर्सन और कुक? एच एमर्सन ने एफिशिएंसी सिस्टम और दक्षता के 12 सिद्धांत दिए और एमएल कुक ने ये दिखाया कि ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं, ये सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए नहीं है, इन्हें सरकारी कामों में, शिक्षण संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है। और कुक ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो टेलर से थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा कि वन बेस्ट वे ढूंढने में वर्कर्स की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये तो काफी प्रोग्रेसिव सोच थी उस समय के हिसाब से। हाँ थी, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इतनी सफलता, इतने प्रभाव के बावजूद
वैज्ञानिक प्रबंधन की इतनी तीखी आलोचना क्यों हुई? क्यों इसे रिजेक्ट किया गया कई जगहों पर? हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्या कमियां थी इसमें, क्यों लोग इसके खिलाफ थे? देखिए, पहली बड़ी आलोचना तो ये थी कि ये एक पार्शियल थ्योरी थी, एक अधूरा सिद्धांत। अधूरा कैसे? क्योंकि इसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ निचले स्तर, शॉप फ्लोर की एक्टिविटीज और प्रोडक्शन पर था। इसने संगठन के जो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है, इन सबको काफी हद तक नजरअंदाज किया। अच्छा, और इसे मैकेनिकल या यांत्रिक भी कहा गया था, उसका क्या मतलब था? हाँ, और ये शायद सबसे बड़ी और सबसे आम आलोचनाओं में से एक थी। इसे मैकेनिस्टिक अप्रोच या यांत्रिक सिद्धांत कहा गया। क्यों? क्योंकि ये संगठन के मानवीय पक्ष, ह्यूमन साइड को पूरी तरह से इग्नोर करता था। ऐसा लगता था कि ये वर्कर को इंसान नहीं बल्कि मशीन का एक पुर्जा, एक एक्सटेंशन समझता है। ओह, उसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं, कोई सोशल जरूरतें नहीं, कोई साइकोलॉजिकल इच्छाएं नहीं, बस आओ, काम करो, पैसा लो, जाओ, ये वाली सोच थी। और इसी से जुड़ी आलोचना थी उसकी मोटिवेशन थ्योरी की, वो इकोनॉमिक मैन वाली बात कि इंसान सिर्फ पैसे से मोटिवेट होता है। हाँ, वो तो हमने पहले भी बात की थी। बिल्कुल। बाद में जो ह्यूमन रिलेशनिस्ट आए, जैसे एल्टन मेयो, और जो बिहेवियरलिस्ट आए, उन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से ये साबित किया कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है। सोशल रिश्ते, पहचान, सम्मान, काम में संतुष्टि, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। सही कहा। मार्च और साइमन जैसे विचारकों ने तो इसे फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी तक कह दिया, क्योंकि ये सिर्फ वर्कर की शारीरिक क्षमताओं पर ही फोकस करता था। तो क्या इसका विरोध भी हुआ था? मतलब क्या इसे लागू करने में दिक्कतें आईं? अरे बिल्कुल, आसानी से लागू नहीं हुआ, ये जबरदस्त विरोध हुआ, और सबसे कड़ा विरोध आया ट्रेड यूनियनों से। ट्रेड यूनियनों से? क्यों? उन्हें लगा कि टेलर की ये जो मानसिक क्रांति और मालिक मजदूर के बीच सीधे सहयोग की बातें, ये असल में यूनियनों को बाईपास करने, उन्हें कमजोर करने और कलेक्टिव बार्गेनिंग को खत्म करने की एक साजिश है। अच्छा। अमेरिका में एक हॉक्सी रिपोर्ट आई थी जिसने जांच की थी। उसने भी यही निष्कर्ष निकाला कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जो मूल विचार हैं वो ट्रेड यूनियनवाद के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाते, उनके खिलाफ हैं। सिर्फ यूनियनें ही विरोध कर रही थी या और भी लोग थे? नहीं, मैनेजर्स ने भी इसका विरोध किया। मैनेजर्स ने? क्यों? उन्हें तो फायदा होना चाहिए था ना एफिशिएंसी से। देखिए, फायदा तो लॉन्ग टर्म में शायद होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनका काम बहुत बढ़ गया था। प्लानिंग, एनालिसिस, स्टैंडर्ड तय करना, ट्रेनिंग देना, लगातार निगरानी रखना, उनका वर्कलोड काफी बढ़ गया। और दूसरी बात, ये जो साइंटिफिक तरीके और स्टैंडर्ड आ गए थे, इनसे मैनेजर्स का जो पारंपरिक अधिकार था, जो डिसीजन लेने की उनकी आजादी थी, वो कम हो गई थी। अब सब कुछ साइंस तय कर रहा था, मैनेजर नहीं। तो उन्हें भी यह पसंद नहीं आया। समझ गया। तो इतनी सारी आलोचनाएं और विरोध, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के प्रशासन में, खासकर हमारे भारतीय संदर्भ में, टेलरवाद कितना प्रासंगिक है? क्या 100 साल पुरानी ये विचार आज भी किसी काम के हैं? देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। पूरी तरह अप्रासंगिक तो नहीं हुए हैं। अच्छा, कैसे? आप आज भी कई प्रशासनिक सुधारों में, कई सरकारी पहलों में टेलर के मूल विचारों की छाप देख सकती हैं। जैसे एफिशिएंसी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर जोर, ई-गवर्नेंस ले लीजिए, या डिजिटल इंडिया। ये सब क्या है? काम तेजी से हो, कागज कम लगे, प्रोसेस आसान हो। ये कहीं ना कहीं टेलर के उसी वन बेस्ट वे की तलाशी तो है। बात तो सही है। या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं या आरटीआई फाइल करने का एक तय तरीका है। ये सब मानकीकरण के उदाहरण हैं, ताकि सर्विस डिलीवरी एक जैसी हो, क्वालिटी मेंटेन हो। ओके। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखिए, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट का सिद्धांत, सही काम के लिए सही व्यक्ति, ये आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी में दिखता है। हाँ, ये तो है। फिर ट्रेनिंग पर जोर। भारत सरकार का जो मिशन कर्मयोगी है, वो कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पर ही तो फोकस करता है। ये भी टेलर के विचारों से जुड़ता है। ठीक है। और मॉनिटरिंग वगैरह? बिल्कुल, सरकारी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड्स बन रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत के लिए या मनरेगा के लिए। ये मॉनिटरिंग का मॉडर्न रूप है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स या वेतन को परफॉर्मेंस से लिंक करना, ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स भी टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट वाले आइडिया से ही निकले हैं। और आजकल जो डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की बात होती है कि डिसीजन डेटा के आधार पर लिए जाएं, रैंकिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। ये भी कहीं ना कहीं टेलर के मेजरमेंट और साइंटिफिक अप्रोच से जुड़ता है।
तो मतलब कुछ बुनियादी सिद्धांत आज भी काम आ रहे हैं। लेकिन क्या आज की जो जटिल दुनिया है, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या वहां इन्हें वैसे का वैसा लागू कर सकते हैं? इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस? हाँ, बिल्कुल। और ये सीमाएं समझना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर लोक प्रशासन के संदर्भ में। बताइए। सबसे बड़ी सीमा तो वही है, मानवीय कारक की उपेक्षा, इग्नोरिंग द ह्यूमन फैक्टर। प्रशासन सिर्फ मशीन नहीं है, लोग चलाते हैं और लोगों के लिए चलाते हैं। टेलरवाद सहानुभूति, मोटिवेशन, सर्विस की भावना, इन सब मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज करता है। ये पब्लिक सर्विस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सही बात है। और दूसरी बात, ये बहुत रिजिड है, कठोर है। नियमों और प्रक्रियाओं पर इतना ज्यादा जोर नौकरशाही को मैकेनिकल और अनम्य बना सकता है। इनोवेशन रुक सकता है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में ये दिक्कत तो दिखती है कभी कभी। बिल्कुल। और भारत जैसा देश जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच अक्सर फेल हो जाता है। ये इनफ्लेक्सिबल है। फिर ये कॉम्प्लेक्स कामों के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। अब जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक न्याय है, यहाँ आप सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से काम नहीं चला सकते। आपको मानवीय विवेक, सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और ये कर्मचारियों के मनोबल पर भी बुरा असर डाल सकता है। बहुत ज्यादा निगरानी, बहुत ज्यादा कंट्रोल, इससे अविश्वास पैदा होता है, मोरल डाउन होता है। और वो जो प्लानिंग करने वालों और एग्जीक्यूट करने वालों के बीच का विभाजन है, वो भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और एक बात और, ये आउटपुट पर ज्यादा फोकस करता है, आउटकम पर कम, है ना? एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। टेलरवाद अक्सर क्वांटिटी पर ध्यान देता है, कितने स्कूल बने, कितने टॉयलेट बने, लेकिन क्वालिटी या असली परिणाम क्या निकला, बच्चों ने सीखा कितना, टॉयलेट इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, इस पर फोकस कम रहता है। और ये टॉप डाउन मॉडल है। नीचे के कर्मचारियों के सुझावों या उनकी भागीदारी की गुंजाइश बहुत कम होती है, जो आज के पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के आइडिया की बिल्कुल उलट है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन ने हमें एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन और काम को साइंटिफिक तरीके से देखने का एक महत्वपूर्ण नजरिया तो दिया। हाँ, दिया। और उसके कुछ तत्व आज भी प्रशासन में जिंदा है, दिखते हैं। लेकिन इसका जो मैकेनिकल नजरिया है और जो मानवीय पहलू की अनदेखी है, वो इसे आज के कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और ह्यूमन सेंटर्ड चुनौतियों के लिए अपर्याप्त बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे से समराइज किया। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज जब हम डेटा पर, रैंकिंग्स पर, एफिशिएंसी मैट्रिक्स पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, तो आज का जो आधुनिक प्रशासन है, वो टेलर के उस मेजरमेंट और एनालिसिस वाले फोकस को, जो कि जरूरी भी है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी, एम्पैथी, नैतिकता और असली मानवीय परिणामों की जरूरत के साथ कैसे बैलेंस कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एफिशिएंसी की इस अंधी दौड़ में हम फिर से इंसान को सिर्फ एक नंबर, एक मशीन समझने की गलती कर रहे हैं? आज वो मानसिक क्रांति, मेंटल रेवोल्यूशन कहाँ और किस रूप में होने की जरूरत है, ये सोचने वाली बात है।